आज व्यू 360 में पाकिस्तान में इंतखाबात मुकम्मल। प्री पोल रिगिंग के बाद अब उम्मीदवारों की तरफ से नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान के लिए इंतखाबात की शफाफियत कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। दौलत मुश्तरका के मुबस्सिर मिशन के मुताबिक चंद एक वाक़यात के अलावा पाकिस्तान में इंतखाबात का अमल खुश असलूबी से हुआ। मिशन के सरबराह जोनाथन गुडलक का कहना था कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से इंतखाबी नताइज के ऐलान में ताख़ीर हुई। उधर निगरान हुकूमत और पाकिस्तान का दफ्तर खारजा वोटिंग के दौरान और गिनती के अमल में धांधली के इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं। ताहम मुल्क के मुतअद्दिद गैर जानिबदार हलकों की तरफ से धांधली और मुदाखलत के इल्ज़ामात इंतखाबात की शफाफियत पर इन सवालों और खदशात को मज़ीद तक़वियत दे रहे हैं। वोटिंग के दौरान वोट्स की गिनती और नताइज के ऐलान में बेज़ाब्तगियों पर मुल्क के अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी मुसलसल खदशात का इजहार किया जा रहा है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी जमहूरी ताकतें पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और तहकीकात का मुतालबा कर चुकी हैं। अमेरिकी कांग्रेस के चंद अरकान ने भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात के अमल में मुबैना दखल अंदाजी और धांधली के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया है। बाज़ अमरीकी अरकान कांग्रेस ने महकमा खारजा को कहा है कि इन इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात होने तक इलेक्शन के नताइज को तस्लीम ना किया जाए। ऐसे मतनाज़ा इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत मुल्क में सियासी पोलराइजेशन को कम करने के लिए क्या कर सकेगी और क्या इन इंतखाबात को बिलाखिर मुल्क के अंदर और बाहर कबूल कर लिया जाएगा? आज के शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स के बारे में खबरें और उन पर तजिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त बात हो रही है लाहौर में ख़ास तौर पे, और उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त बात कर रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुसलसल मुतालबात एक दूसरे के सामने रखे जा रहे हैं और आने वाली हुकूमत बनाने के हवाले से, हुकूमत साजी के हवाले से बात हो रही है। तो किस तरह से ये अमल आगे बढ़ेगा, किस तरह से ये हुकूमत बनेगी और किस तरह हम आगे इन इंतखाबात के हवाले से जो क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बारे में हम कह रहे हैं, मुसलसल जो बात की जा रही है। अमेरिका के दफ्तर खारजा की तरफ से भी जो खदशात का इजहार किया गया, दो के दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के उसको नेगेट किया, उसको मुस्तरद कर दिया और उसके बाद आज निगरान वज़ीर आज़म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इस हवाले से उन्होंने मुसलसल जो है इसका दिफा भी किया, पाकिस्तान में जो इंतखाबी अमल है उसका भी, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि किसी से भी उनको डिक्टेशन लेने की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को भी बात करने की इजाज़त नहीं है और कोई भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन इन इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से जो बात हो रही है उस पर आज के प्रोग्राम में हमारा फोकस रहेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि इस वक्त जो इलेक्शंस के बाद जो केसेस अदालतों में गए हैं और अदालतों की तरफ से कब तक हम देख सकेंगे कि इन पे कोई नतीजा आएगा, इस पर बात करते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे ज़िया रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त लाहौर में क्या डेवलपमेंट्स हैं। ज़िया, इलेक्शंस पर शक़ व शुबहात के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने भी कौम को एतमाद में लेने की कोशिश की आज, क्या कोई असर नज़र आता है इसका? देखिए, पाकिस्तान में होने वाले हालिया आम इंतखाबात के हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबहात थे और खासतौर पे कुछ दोस्त ममालिक की तरफ से भी थे। इस पर आज पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर आज़म है काकर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि सबसे पहले तो ये खुशाइन बात है कि इंतखाबात पुरअमन माहौल में हुए और किसी किस्म की कोई अफरा तफरी सामने नहीं आई। उन्होंने कुछ सवालों के जवाब भी दिए। उनका कहना था कि चूंकि पाकिस्तान भर में 90,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन थे तो नताइज को कंपाइल करते हुए कुछ टाइम लगता है। जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि जो दोस्त ममालिक है वो इंतखाबात के ऊपर कुछ शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि जो दोस्त ममालिक है जिनमें खासतौर पर अमेरिका है, बरतानिया है या यूरोपीय यूनियन के जो दीगर ममालिक हैं, उनके खदशात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान उनको ये हक हासिल नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो है वो दखल अंदाजी करे। उनका कहना था कि अगर किसी उम्मीदवार को कोई शिकायत है पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात या उनके नताइज के हवाले से, तो उसके मुतल्लिका फोरम मौजूद है, वो उम्मीदवार वहां जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा अगर हुकूमत को खुद से महसूस हुआ कि उन्हें किसी जगह पे कोई इंटेरोगेट करना है तो वो अपने तौर पे करेंगे, लेकिन वो किसी दोस्त मुल्क के कहने पे या किसी भी आज़ाद मुबस्सिरीन के कहने पे ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। तो ज़िया, अदालतों में कितने केसेस हैं और कब तक उन पर कोई फैसला मुतवक्के है?
देखिए असर जैसे इंतखाबात के बाद नतायज आए तो जो हारने वाले उम्मीदवार थे उन्होंने अदालतों का रुख करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में अब तक जो सबसे ज्यादा केसेस हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में फाइल हुए थे, जिसमें NA 118, NA 119, NA 130, इसी तरह ख्वाजा आसिफ वाला हल्का जो था सियालकोट से वो, और ये मजमूई तौर पर लाहौर में 6 केसेस जो हैं वो फाइल हुए हैं, जिसमें NA 127 भी है, जिसमें हारने वाले उम्मीदवारों का ये कहना था कि उन्होंने वो फॉर्म 45 के मुताबिक तो जीत चुके हैं, लेकिन फॉर्म 47 जब उन्हें जारी किया गया रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से तो उसमें उनकी जीत को हार में तब्दील कर दिया गया। आज अदालत में 6 के 6 केसेस पे जस्टिस अली बाकर नजफी ने समाअत की। उनका ये कहना था कि ये जो इस पे इलेक्शन कमीशन का जवाब उन्होंने मांगा तो उन्होंने अभी तमाम केसेस के ऊपर जो फैसला महफूज कर लिया है, जो किसी वक्त भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम इस प्रोग्राम को ऑनर करें तो उस वक्त तक इन केसेस के फैसले आ जाए। इसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट का जो मुल्तान बेंच है वहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में जो हारने वाले उम्मीदवार हैं बैरिस्टर तैमूर, उन्होंने भी जो है वहां पे उनकी जीत को चैलेंज किया है। उनके भी यही कहना है, उन्होंने अपनी प्ली ली है कि वो भी फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए थे, लेकिन 47 में उन्हें हरा दिया गया। तो लिहाजा दीगर जो मुल्क की अदालतें हैं वहां पे भी इस तरह के केसेस है वो फाइल होना शुरू हो गए हैं। तो हुकूमत साजी के हवाले से ज़िया काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं लाहौर में, और ख़ास तौर पे चूँकि मुस्लिम लीग नून का गढ़ लाहौर समझा जाता है और वहीं पे जाती उम्रा और मॉडल टाउन में जो मुज़ाकरात की अब तक खबरें आ रही थी, क्या अब तक मुलाकातों से निकला है, क्या डेवलपमेंट्स हैं अब तक? देखिए ये आपने बहुत अहम बात की, और चूंकि इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी ही एक अहम मरहला होता है, जिसमें क्योंकि अभी तक कोई भी सियासी जमात जो अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज हैं उनमें कोई भी सियासी जमात वाज़ेह अक्सरियत तो नहीं हासिल कर पाई, लेकिन जिन जमातों ने अक्सरियत हासिल की है वो अब आपस में मेल जोल बढ़ा रही हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और MKM पाकिस्तान है। इनके सरबराहान की लाहौर में 2 से 3 मुलाकातें हुई हैं, जिससे उन्होंने आपस में एतमाद साजी की फजा को बरकरार रखने और एक दूसरे से राब्ते के लिए कहा है। गुज़िश्ता रात भी लाहौर में एक अहम मुलाकात हुई थी, शहबाज शरीफ की और आसिफ जरदारी साहब की, दोनों अपने अपने वफूद से मिले थे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को ऑफर की है कि अब वो आए और मिलकर हुकूमत बनाते हैं। इसका पीपल्स पार्टी इनकी जानिब से एक एलामिया जारी किया गया और उसमें कहा गया कि इस बात को पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में रखा जाएगा और उसके ऊपर जो है बात होगी। लाहौर के मुख्तलिफ हल्के जो हैं वो ये भी बताते हैं कि दोनों जमातों के दरमियान कुछ पावर शेयरिंग, यानी कि इस तरह की हुकूमत बने कि जो अहम वजारतें हैं वो किसको दी जाएंगी। दूसरी ये भी बात है कि एक बात ये भी डिस्कस होने में आई है कि हो सकता है कि दोनों जो सियासी जमातें हैं वो आधी मुद्दत यानी कि 2.5 साल के लिए वज़ारत उज़्मा ले लें। एक बात तजवीज़ ये भी उसमें डिस्कस हुई कि जिस जमात के पास ज़्यादा अक्सरियत है वो 3 साल के लिए और दूसरी जो जमात है वो 2 साल के लिए वज़ारत उज़्मा में आ जाए। लेकिन जब हमने इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरीम औरंगजेब से रब्ता किया तो उनका कहना था कि ये तमाम बातें जो है अभी तक इनके ऊपर तबसरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक कोई चीज़ फाइनल नहीं हो जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकेगा। हत्ता कि उनका ये भी कहना था कि कुछ मीडिया हाउसेज जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म का नाम चला रहे हैं कि कौन होगा अगर मखलूस हुकूमत बनती है। तो उन्होंने इस बात का ही जवाब दिया कि अभी चूंकि इस बात का ही तय नहीं हुआ कि कौन कौन सी जमातें कितनी आएंगी पावर शेयरिंग में, तो लिहाजा अभी वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी फाइनल नहीं हुआ है। तो ज़िया एक चीज़ जो आज़ाद उम्मीदवार अब जो PTI की सपोर्ट से जीत के सामने आए हैं उनकी तरफ से जो काफ़ी अभी हमने देखा ओवर द वीकेंड ख़ास तौर पे टीवी चैनल्स पे मीडिया में ये खबरें चलती रहीं कि बहुत से जो उम्मीदवार हैं उन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया है, या कुछ की बातें चल रही हैं, कुछ इस हवाले से हतमी रिपोर्ट्स हैं, कुछ हतमी नंबर्स हैं सामने? जी बिल्कुल, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एजाज हैसियत में लड़े थे उनको PTI की हिमायत थी, वहाँ से अभी तक जो सबसे बड़ी जो विकेट गिरी जिसको यूं कह लीजिए वो नून लीग से थे वसीम कादिर। ये लाहौर के जनरल सेक्रेटरी थे PTI के, जो कि नून लीग में शामिल हो गए। ये जिससे जो है उनके ऊपर खासी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया में भी और वैसे भी जो है सियासी हलकों में भी। इसके अलावा जो PP की ज्यादातर ये वसीम कादिर वही थे जो 2018 में नून से PTI में आए थे? देखिए अगर तो आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो जिनके वालिद हैं वो पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर रहे हैं, और ये इसी तरह 2018 के जो इंतखाबात से कबल हमजा शहबाज के ये पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं। 2018 में इंतखाबात के बाद जो है ये PTI में आ गए। PTI फिर दोबारा नून लीग में चले गए और अब जो इंतखाबात हो रहे थे फिर दोबारा वो PTI में चले गए, अब जीत के वो दोबारा नून लीग में आ गए। तो लिहाजा जो सियासी हल्के हैं वो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छा नहीं समझते। उनका ये कहना था कि क्योंकि ये कोई नजरियाती शख्सियत नहीं है, लिहाजा ये माजी में भी जमातें बदलते रहे हैं और अब भी उन्होंने ऐसे ही किया है। और वो क्योंकि एक सोशल मीडिया पे एक तबसरा ये भी चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो PTI के साथ ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जहाँ तक आज़ाद उम्मीदवारों की बात है तो एक बात और अहम है असर
कि हर इंतखाबात में कोई ना कोई आजाद उम्मीदवार जरूर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो नताइज आ रहे हैं उनमें तमाम उम्मीदवारों को खा उनके साथ पीटीआई की सपोर्ट हासिल है या नहीं है, तमाम ही को आजाद ही कहा जा रहा है। जिससे एक तासुर पैदा होता है कि पीटीआई के जो उम्मीदवार है वो बहुत ज्यादा जीत गए हैं। ये तासुर किसी हद तक दुरुस्त है कि जिनको पीटीआई की हिमायत थी वो जीते हैं, उनकी अक्सरियत है, और वो तकरीबन कोई 97 के करीब उनका जो है वो अददी 97 नंबर है। ऑलराइट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज़िया, बहुत शुक्रिया ज़िया। आपने जिस तरह से 97 का नंबर आपने दिया है, जो पीटीआई की हिमायत से जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, इस हवाले से पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत पर नज़र रखने वाले गैर सरकारी इदारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन के मुदस्सिर रिजवी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे इन इंतखाबात के बारे में मज़ीद बात करते हैं। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इलेक्शन से पहले, फिर इलेक्शन के दिन और अब नताइज पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे आपकी नज़र में? ये देखें, जो इलेक्शन का डे ऑब्जर्व किया फाफिन ने तकरीबन 6000 के करीब ऑब्जर्वर्स डिप्लॉय किए थे, तो वोटिंग और काउंटिंग का प्रोसेस तो इंतहाई ऑर्डरली हो गया, और अगर ट्रांसपेरेंसी होती है तो लोगों के शक व शुबहात भी खत्म होते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी शफाफियत पे जोर रखा जाता है। फाफिन के ऑब्जर्वर्स को पोलिंग स्टेशन के काउंटिंग की भी इजाजत दी गई, और जहां तक हमारे ऑब्जर्वर्स जहां जहां मौजूद थे वहां से उन्होंने हमें बताया कि पोलिंग एजेंट्स भी काउंटिंग के प्रोसेस में मौजूद थे। जो प्रॉब्लम्स अराइज हुए वो जो पहला स्टेप रिजल्ट दूसरा स्टेप रिजल्ट मैनेजमेंट का है, यानी प्रोविजनल रिजल्ट बनता है, उस वक्त कुछ मसले रूनुमा होना शुरू हुए, और तकरीबन 264 हल्के नेशनल असेंबली के हमारे ऑब्जर्वर्स वहां पे पहुंचे जो ऑब्जर्व करने, और वो लीगल इंटाइटलमेंट है उनकी, इलेक्शन कमीशन की इजाजत है, लेकिन उसमें से 130 हल्कों में रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, यानी वो जो शफाफियत का एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है वो कंप्रोमाइज हुआ, और वही फाफिन ने रिपोर्ट किया। जो इलेक्शन पे शक व शुबा उठना शुरू भी हुआ, दिन बहुत बेहतर तरीके से गुजर गया। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी से कुछ कंसर्न नहीं थे, स्पोरेडिक कंसर्न हमेशा होते हैं, लेकिन कोई पैट नहीं था। लेकिन रिजल्ट की फाइनलाइजेशन के वक्त क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कंप्रोमाइज होती नजर आ रही थी और इलेक्शन के नतीजे डिले हो रहे थे, कुछ सवालिया निशान खड़े होना शुरू हुए, वो हमने अपनी रिपोर्ट में कंसर्न्स रेज भी किए हैं। तो जनरली वोटिंग प्रोसेस ऑर्डरली था, पोलिंग स्टेशन पे काउंटिंग का अमल जो था वो शफाफ भी था, और वहां पे एक्सेस भी थी ऑब्जर्वर्स की। जी, 130 पोलिंग स्टेशन आपने मुदस्सिर कहा ऐसे थे जिन पे आप 130 हल्के जिनमें आपके ऑब्जर्वर्स को नहीं जाने दिया गया। जी, 264 हल्कों में से 130 जहां पे रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर होते हैं, जहां पे ये पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मुरतब करके इब्तिदाई नतीजा बनाया जाता है, उसमें हमारे ऑब्जर्वर्स को अंदर दाखिल की इजाजत नहीं मिली। और हमारे ऑब्जर्वर्स के मुताबिक तकरीबन 66 हल्के ऐसे थे जिसमें कैंडिडेट्स या उनके एजेंट्स को भी देखा गया कि रोका जा रहा है। तो ये कौन से हल्के थे? ये जो वही हल्के हैं जो ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में या बाकी कोर्ट्स में जिनके खिलाफ केसेस गए हैं? मियां नवाज शरीफ वाला हल्का था या सलमान अकरम राजा वाला हल्का था? ये वाले हल्के भी शामिल हैं इसमें? इसमें कोई स्टैब्लिश पैटर्न नहीं है। मिसाल के तौर पे जो 66 हल्के जिसमें कैंडिडेट्स को रोका, 64 हल्के जिसमें कैंडिडेट्स और उसके एजेंट्स को रोका जा रहा था, इसमें से 24 हल्के इस तरह के हैं जिसमें पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स जो थे वो विनर्स हैं। 26 हल्के ऐसे हैं जिसमें पीएमएलएन बैक्ड कैंडिडेट्स, पीएमएलएन के कैंडिडेट जो है वो विनर है। तो कोई क्लियर पैटर्न उसमें नहीं है कि किसी एक पार्टी की जीत नजर आ रही हो। उसमें ये जैसा मैंने बताया कि 64 हल्के जिसमें रोका गया ऑब्जर्व कैंडिडेट्स को भी, उसमें 26 हल्के में पीएमएलएन जीती है, 24 हल्कों में पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं। तो एक मामला जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, वो सबसे बढ़ के नताइज के ऐलान में ताखीर का है। कवानीन क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन को पोलिंग के बाद कितनी देर में नताइज देने होते हैं? कवानीन मसला कुछ तो जो ट्रांसपेरेंसी का वो तो है ही, लेकिन हमारे ख्याल में मसला कुछ कवानीन का भी है। कवानीन में ये लिखा हुआ है कि अगर तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए नतीजा रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जाता है तो प्रोविजनल रिजल्ट तैयार करेगा, और 2 बजे वो पहला जितने भी पोलिंग स्टेशन का आ जाएगा 2 बजे तक वो तैयार कर लेगा, और जिन पोलिंग स्टेशन का नहीं आएगा उसकी वजह लिख के इलेक्शन कमीशन को भेज देगा, और मुकम्मल नतीजा अगले दिन 10 बजे भेज देगा।
लेकिन उसमें ये भी लिख दिया गया कानून में, जब अमेंडमेंट हुई थी अगस्त में, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नहीं चल रहे हो तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है फिजिकल तरीके से, फिजिकल मीन्स के जरिए नतीजे पोलिंग स्टेशन के लेकर चले जाएं रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में। लेकिन उसके लिए भी टाइम 2 ही बजे का रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में तो समझ आता है कि 2 बजे तक तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर फिजिकल मीन्स के जरिए आप लेकर जा रहे हैं, और पाकिस्तान में कुछ हल्के तो बहुत बड़े बड़े हल्के हैं, 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का भी बलूचिस्तान का हल्का है, तो उसमें फिजिकल मीन्स के लिए शायद लॉ में गुंजाइश छोड़नी चाहिए थी लॉ बनाने वालों को, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नहीं चल रहे हो, फिजिकल मीन्स से नतीजा जा रहा हो। शहरों में तो शायद मुमकिन है, डिस्टेंसेस कम है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर है, ट्रांसपोर्ट बेहतर है, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं बहुत बड़े बड़े हल्के हैं, उसमें शायद 2 बजे की टाइमलाइन अनरियलिस्टिक हो जाती तो है। आप समझते हैं कि कवानीन में भी कुछ हद तक इनको देखने की जरूरत है। मुदस्सिर, लास्ट में एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि ये जो जिस तरह से जो शिकायत आई और आपने भी उनको इंडोर्स किया कि वोटों की गिनती के वक्त इवन नुमाइंदों को भी बाहर निकाल दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहे थे उनको भी निकाल दिया गया इस तरह की टेबुलेशन के वक्त, जी टेबुलेशन के वक्त, तो फिर जो शिकायत सामने आई हैं आपकी मालूमात के मुताबिक कितने हल्के ऐसे हैं जहां हमने ये नतीजे देखे हैं, और जो आपने जिस तरह से 26 का हवाला दिया, और सलमान अकरम राजा की जो लाहौर की सीट पे होने वाले इंतखाब थे जिसको हाई कोर्ट ने नताइज को रोक दिया, इन शिकायत का अल्टीमेट सोल्यूशन क्या निकलता नजर आता है आपको? देखिए, लीगल फोरम्स मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के पास ये शिकायतें जाती हैं, इलेक्शन कमीशन 7 दिन में इनका फैसला करता है, उसके बाद 45 दिन के बाद ट्रिब्यूनल्स भी बन जाएंगे जिसका हाई कोर्ट के जजेस हेड करते हैं। उन ट्रिब्यूनल्स को 6 महीने के अंदर अंदर फैसला करना होता है। तो लीगल फोरम तो मौजूद हैं, और आपके पास, और उसमें मटीरियलिटी एविडेंस जो भी कंप्लेनेंट है उसको लेकर जानी पड़ेगी, वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और वो फोरस को एग्जॉस्ट करें, ट्रिब्यूनल की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो अभी बहुत सारे लीगल रिडेसी मैकेनिज्म्स मौजूद हैं जो इलेक्शन के शिकायत कुनिंदगान के लिए उनको अब एक्टिवेट करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्सिव होने की जरूरत है, एफिशिएंटली जो कंप्लेंट्स हैं उनको डील करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमारे साथ। हाल ही में अमरीकी कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन ली ने वॉइस ऑफ अमेरिका की सबाशा खान से आम इंतखाबात की शफाफियत पर बात की। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली अमरीकी कांग्रेस के पाकिस्तान कॉकस की फाउंडिंग चेयर भी हैं। हमें पाकिस्तान के कवानीन के जरिए इस बात का तयन करना पड़ेगा कि आया कोई साजबाज की गई है या लोगों को वोट देने के हक से महरूम रखा गया है, और इन दोनों मामलात को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बल्कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के पैराए में देखा जाएगा, इसलिए कि पाकिस्तान ने आज़ादाना इंतखाबात का अज़्म कर रखा है। लिहाजा बहुत से फरीक होंगे जो इस बात का जायजा लेंगे कि आया ये इंतखाबात आज़ाद थे या नहीं, इससे पहले कि हम ये फैसला करें कि साजबाज कैसे हुई। गिरफ्तारियों, कैद, पाबंदियों और नाअहली के बावजूद पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत ने अपनी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। सबाशा खान ने अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के जनूबी एशियाई उमूर के माहिर सदानंद धूमे से पूछा कि वो इन हालात में भी पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की कामयाबी को कैसे देखते हैं। बात सही है कि पीटीआई की जो उम्मीदवार हैं, पीटीआई इंडिपेंडेंट्स बाकी सब पार्टी से आगे हैं, कुछ 90 से ज़्यादा उनके उम्मीदवार चुने गए हैं, पर ये भी साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये पूरी तरह से ये जो इलेक्शन होता, ये फ्री एंड फेयर होता, तो शायद 90 नहीं पर पीटीआई के 150 से ज़्यादा उम्मीदवार शायद चुने जाते। तो इससे ये नहीं कह सकते कि पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है और पीटीआई की जो इंडिपेंडेंट्स है वो सबसे बड़ी फैक्शन है। इससे आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि जो काउंटिंग हुई है वो ठीक तरह हुई। और बाकी बस सोशल मीडिया में भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगर आप जो फॉर्म 45 देखें, जो इंडिविजुअल पोलिंग बूथ के जो रिटर्निंग ऑफिसर जो देखते हैं, अगर आप उनको टोटल अप करें तो कई कंस्टिट्यूंसीज में ये साफ नजर आ रहा है कि पीटीआई के जो उम्मीदवार थे, वो जो पीटीआई इंडिपेंडेंस जो थे वो जीते, पर जो रिजल्ट जो अनाउंस किया गया उसमें शायद दूसरे पार्टी के उम्मीदवार का नाम निकला। तो क्या आप समझते हैं कि पीटीआई पर होने वाले क्रैकडाउन पर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल का भी इंतखाबात पर कोई असर पड़ा है? क्या इसकी वजह से भी जो हम ज़्यादा एक वो देख रहे हैं कि पीटीआई ने काफ़ी नशिस्तें ली हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर ये इलेक्शन 2 साल पहले होता
तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई इतनी बड़े मेजॉरिटी के साथ तो इतनी उनकी जो परफॉर्मेंस रही इतनी अच्छी होती। अगर आप देखें 2 साल पहले काफी लोग नाराज थे इमरान खान से, इकोनॉमी इतनी अच्छी ठीक नहीं चल रही थी वगैरह। पर ये जो लोग कह रहे हैं कि जो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की जो आवाम है, कई लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे वो परसिक्यूट किए गए हैं, और वो जो परसिक्यूशन हुई है उससे उनको जो उनका जो ऑरा है, जो पहले से बहुत बड़ा ऑरा था कई सालों से, वो उनका जो ऑरा है वो और भी बड़ा है पाकिस्तानी के आवाम के साथ। अमरीकी हमारे नुमाइंदगान की खारजा उमूर की कमेटी के चेयरमैन ने कहा है कि बदउनवानी और धोखाधड़ी के इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। तो अमरीकी महकमा खारजा, यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तानी मीडिया ने खुद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्या आप समझते हैं कि इससे जो मुबैना धांधली करने वालों पर कोई फ़र्क पड़ेगा? कह नहीं सकते, क्योंकि जो अमेरिकन जो पॉलिसी है या ईयू की पॉलिसी है या किसी भी बड़े मुल्क की पॉलिसी है, वो कोई एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाता। तो मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान की जो आज जो रूलिंग एलीट है, चाहे आप आर्मी फौज में देखें, चाहे आप कोर्ट्स में देखें, या चाहे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में, खास करके पीएमएलएन और पीपीपी में, उनके लिए तो ये अंग्रेजी में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। क्योंकि वो क्या, अगर इमरान खान साहब वापस आ गए तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो मुझे ये नहीं लगता कि जो उनके जो डिसीजंस होंगे वो या इस पे डिपेंड करेंगे कि किसी गैर मुल्क ने के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या कहा। वो इनकी जो स्टेक्स हैं वो उनसे बहुत बहुत ज्यादा ऊंची हैं। उनकी स्टेक्स सर्वाइवल की स्टेक्स हैं, मुझे लगता है। अगर पीटीआई जो मैंडेट, उनको बड़ा मैंडेट मिला है, अगर उस तरफ जाता है तो क्या आपने कहा कि जैसे फ़र्क पड़ेगा, तो किसके ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? अभी तक तो पाकिस्तान के इतिहास में अभी तक तो हर बार फौज ही जीती है, पर अभी तक उन्होंने कभी इमरान खान जैसे शख्स का मुकाबला नहीं किया। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि he's an unstoppable force meeting an immovable object. The unstoppable force is Imran Khan, and the immovable object is the Pakistan Army. मुदस्सिर रिजवी से जिस तरह से हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने कहा कि 130 हलकों में 264 में से 130 हलकों में जिस तरह से उनके ऑब्जर्वर्स जो थे उनको नहीं जाने दिया गया, उनको रोका गया, और उसके बाद टेबुलेशन के टाइम पे जो उम्मीदवार थे, जो हलकों के उम्मीदवार थे, उनको टेबुलेशन के टाइम पे हलकों में बैठने नहीं दिया गया। इस हवाले से जो खदशात ने जन्म लिया है उस पर काफ़ी हद तक क्वेश्चंस डेफिनेटली रेज हो रहे हैं, और उनको एड्रेस करने के लिए ये सारे केसेस जो हैं वो इस वक्त जिस तरह से हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, उससे पहले हमारी जब ज़ियाउर रहमान से बात हो रही थी तो जिन्होंने हमें बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मुल्तान बेंच से लेकर लाहौर के अपने हलकों के अलावा लाहौर के 3 से 4 हलके 6 केसेस उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें से एक मुल्तान बेंच सुन रहा है, और इसके अलावा सियालकोट वाला जो ख्वाजा आसिफ वाला हलका है, उस हवाले से इस वक्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में एक केस मौजूद है, और इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा वाला केस, और उसके अलावा मियां नवाज शरीफ वाला केस, और इसके साथ साथ और भी जो ओवरऑल केसेस हैं, इस वक्त 6 केसेस लाहौर हाई कोर्ट सुन रहा है। और इनके फैसले के बाद किस तरह से आगे ये ओवरऑल सिलसिला चलेगा, और जब तक इस इलेक्शन कमीशन को कितने दिन में इस पर रिजल्ट मिलेगा, और इलेक्शन कमीशन किस हद तक इस पर अमल दरामद कर सकेगा, दोबारा पोलिंग की तरफ जाएंगे या फर्दर कोर्ट्स में ये डिसीजन चलता रहेगा। लेकिन अब चूंकि हुकूमत साजी का अमल इस वक्त हम देख रहे हैं, देखते हैं किस हद तक ये क्लैरिटी कितने दिनों में आती है। उस पर हम आने वाले दिनों में भी प्रोग्राम्स करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।